Good morning, student. In this video lecture, we will see the properties of determinant. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन, उसकी ऑर्डर और उसके बाद जो है डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, 2/2 के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, 3/3 के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें देखे थे। अब हम जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट देखेंगे इस लेक्चर में। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है, इफ़ वी इंटरचेंज रोज एंड कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज। रो और कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में जो है वो कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल ये डिटर्मिनेंट है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं ये प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखे हैं। जो रो नंबर 1 है, रो नंबर 1 के एलिमेंट, यहाँ पे पहला एलिमेंट लिए 3 और ये 3 का माइनर। अब ये 3 का माइनर क्या आएगा, तो माइनर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये रो को स्किप करना है जिस रो में ये 3 है, और ये कॉलम को स्किप करना है जिस कॉलम में ये 3 है। उसके बाद बचता है आपके पास 1 -2 3 -1, तो ये हो गया ये 3 का माइनर। उसके बाद सेकंड जो एलिमेंट लेना है आपको माइनस लेना है। ये चीज़ ध्यान रखना है, रो नंबर 1 का पहला एलिमेंट आप प्लस लेते हैं, दूसरा एलिमेंट आप माइनस लेते हैं और तीसरा एलिमेंट आप प्लस लेते हैं, और फिर बाद में उस एलिमेंट को उसके माइनर से मल्टीपल करते हैं। तो माइनस, और ये सेकंड एलिमेंट लिए यहाँ पे -4 और -4 का माइनर। तो -4 का माइनर क्या आएगा, ये आपको मिडिल कॉलम को जो है यहाँ से स्किप करना है और ये रो को स्किप कर देना है। तो क्या बचता है आपके पास यहाँ से 1 2 -2 1। तो 1 2 -2 1, ये जो डिटर्मिनेंट है ये -4 का माइनर है। उसके बाद तीसरा, रो नंबर 1 का तीसरा एलिमेंट 5 लिए। उसके बाद इसका माइनर क्या आएगा, ये वाला कॉलम स्किप करेंगे, ये वाली रो को स्किप करेंगे, तो 1 2 1 3 1 2 1 3। अब जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, 3 2/2 के डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 कितना आएगा, -1, बीच में आता है माइनस, और ये 3 इंटू -2 कितना, -6, ये भी -6 आ रहा है, बीच में माइनस है, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ये माइनस इंटू माइनस कितना हो गया, +4 हो गया। फिर ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो पहले डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -1, बीच में माइनस है, और ये 2 इंटू -2 कितना होगा, -4 होगा। तो माइनस माइनस ये भी कितना हो गया, +4 हो गया है। उसके बाद +5 एज इट इज। फिर ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 3 3 -2 इंटू 1 2। अब जो है ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते। -1 +6 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। -1 +4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 -2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये सब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आंसर आएगा 32। 15 + 12 + 5 32 आंसर। ठीक है, अब इसी डिटरमिनेंट को मैं फिर से सॉल्व कर रहा हूँ, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो है फर्स्ट रो जो है वो 3 -4 -5 है, इसको फर्स्ट कॉलम कर दिए, 3 -4 5। और इसके बाद सेकंड रो है 1 1 -2, यहाँ पे 1 1 -2 सेकंड कॉलम हो गया। उसके बाद थर्ड रो है यहाँ पे 2 3 -1 2 3 -1, यहाँ पे सेकंड थर्ड कॉलम हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे जिस तरह से ये डिटरमिनेंट को सॉल्व किए। तो फर्स्ट रो का ये पहला एलिमेंट प्लस लिए, दूसरा एलिमेंट माइनस और तीसरा एलिमेंट प्लस। तो ये 3 है, ये उसका माइनर है। फिर माइनस, ये दूसरा एलिमेंट 1 है, ये 1 का माइनर है। फिर प्लस ये तीसरा एलिमेंट और ये उसका माइनर है। अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा आंसर। यहाँ ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो 1 -1 1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -1, -2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6, तो माइनस माइनस +6। ठीक है, -1 इंटू ये कितना हो जाएगा, -4 इंटू -1 कितना हो जाएगा, +4, बीच में आता है माइनस। 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15। उसके बाद ये +2, और ये -4 इंटू -2 8, बीच में माइनस रहेगा, और 5 इंटू 1 कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, ब्रैकेट को कैलकुलेट किए तो ये हुआ 6 -1 5 हो गया, और ये -11 हुआ, और ये हुआ आपके पास 3 हुआ। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आंसर कितना बनेगा, 32 बनेगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है आपके पास कि डिटर्मिनेंट की रो को अगर कॉलम से इंटरचेंज करे तो उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखो मैंने यहाँ एग्जांपल दिया हूँ, दोनों के आंसर कैसे है, सेम है।
यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट की जो रो थे रो को कॉलम किए, फिर उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किए, तो आंसर कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 आपको याद रखना है कि रो और कॉलम को आपस में अगर इंटरचेंज किए तो उसकी वैल्यू में, डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2 है, इफ़ एनी टू रोज, अब ये रोज के लिए मैं लिख रहा हूँ, ये कॉलम के लिए भी सेम रहता है। इफ़ एनी टू रोज ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज इट्स साइन। दो रो को अगर आपस में आप इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है उसकी साइन चेंज हो जाएंगी। मतलब पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर प्लस थी तो दो रो को इंटरचेंज किए तो दूसरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे आएंगी, माइनस आएंगी। सेम कॉलम के लिए दो कॉलम को अगर आप आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू की जो साइन है वो चेंज हो जाएंगी। प्लस अगर होंगी तो माइनस हो जाएगी, माइनस अगर होगी तो प्लस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये डिटरमिनेंट जो है वो पहले हमने सॉल्व की है, इसका आंसर जो है वो 32 है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रो नंबर 2 को रो नंबर 3 से चेंज कर रहा हूँ। मतलब ये जो रो नंबर 2 है और रो नंबर 3 है इसको आपस में इंटरचेंज कर दे रहे हैं। अब इसको आपस में जब इंटरचेंज करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, 2 3 -1 ये थर्ड रो था, यहाँ पे 2 3 -1 जो है वो सेकंड रो हो गया, और 1 1 -2 जो है वो यहाँ पे सेकंड रो है, और ये यहाँ पे कितना हो गया, थर्ड रो हो गया। अब ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं उसी तरह से जैसा डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ रहा है, -32 आ रहा है। तो दो रो को आपस में अगर इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट की साइन चेंज हो जाएंगे। ये सेकंड प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। दो रो को आपस में इंटरचेंज करो या फिर दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करो तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जो है वो साइन चेंज करता है, प्लस का माइनस होता है और माइनस का प्लस होता है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। दो रो या फिर दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट में साइन का चेंज हो जाता है, साइन उसकी बदल जाती है। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। किसी भी डिटरमिनेंट की दो रो अगर सेम है या फिर दो कॉलम सेम है तो उसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो रहती है, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो रो नंबर 2 और रो नंबर 3 जो है वो आइडेंटिकल है, सेम है। जब मैं इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करूँगा तो इसका जो आंसर आएगा वो ज़ीरो आएगा। तो बहुत आसान है। प्रॉपर्टी नंबर 3, दो रो या दो कॉलम अगर सेम है, आइडेंटिकल है, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जो होती है वो ज़ीरो होती है। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज़ होंगी, मैक्सिमम एग्जाम्पल में आप इसको यूज़ करेंगे कि दो रो दो कॉलम जो है वो डिटरमिनेंट का सेम हो गया तो इक्वल टू आंसर आपको ज़ीरो लिखना है। बिना सॉल्व करे आंसर आपको ज़ीरो लिखना है। उसके बाद है प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ़ अ रो or a column of determinant is multiplied by a constant k, then the value of new determinant is k times the value of given determinant। किसी भी डिटर्मिनेंट की रो को या कॉलम को अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीपल करते हैं तो जो नया डिटरमिनेंट आया है, नए डिटरमिनेंट की वैल्यू जो रहेंगी, सपोज अगर आपने यहाँ पे k से मल्टीपल किए किसी रो या किसी कॉलम को डिटरमिनेंट की, तो एक्चुअल जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट की वैल्यू है और न्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू में क्या चेंज आएगा, उसके डिटरमिनेंट में k से मल्टीपल हो जाएगा। जैसा फॉर एग्जांपल, अब यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रो और वन कॉलम ऑफ गिवन डिटरमिनेंट। इस प्रॉपर्टी को आप रिवर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब किसी डिटरमिनेंट में किसी रो के अंदर कोई कॉमन वैल्यू है तो आप उसको कॉमन भी ले सकते हैं, एक रो से कॉमन ले सकते हैं। किसी एक कॉलम के अंदर कॉमन नंबर्स दिख रहे हैं, कॉमन वैल्यू दिख रही है, तो उसको आप बाहर कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, ये डिटरमिनेंट ऑलरेडी हमने सॉल्व करे हैं, तो इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर आया 32। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस डिटरमिनेंट के अंदर रो नंबर 2 को 3 से मल्टीपल कर रहा हूँ। रो नंबर 2 को 3 से मल्टीपल कर रहा हूँ तो नया डिटरमिनेंट जो बना मेरे पास उसको मैंने डी डैश से नोट किया हूँ। तो ये रो नंबर 2 को मैंने 3 से मल्टीपल किया, 3 3 -6, तो यहाँ पे हो गया 3 3 -6। अब जब मैं इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करूँगा तो देखो क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू जो आएगी वो 96 आएगी। और 96 को आप किस तरह से लिख सकते हैं, 3 × 32, राइट है। 3 × 32 इज इक्वल टू 3, और ये 32 किसकी वैल्यू है, डी की वैल्यू है। तो डी डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 × डी। तो देखो मैंने रो नंबर 2 को 3 से मल्टीपल किया तो डी डैश की वैल्यू क्या हो गई, डी डैश की वैल्यू जो है वो 3 × डी हो गई।
तो इस तरह से किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आप मल्टीपल कर सकते हैं, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो बिना कैलकुलेट करके लिख सकते हैं अगर आपके पास ओरिजिनल डिटरमिनेंट की वैल्यू है तो ओरिजिनल डिटरमिनेंट की वैल्यू 32 थी, तो डी डैश कैसे ऑब्टेन हुआ, रो नंबर 2 को 3 से मल्टीपल देके, तो डी डैश की जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होंगी वो 3 इंटू डी होंगी। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 थी। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5 है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू नंबर्स देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू डिटरमिनेंट। ये प्रॉपर्टी बहुत आसान है। कोई रो या कॉलम का जो नंबर है अगर एडिशन में लिखा है इस तरह से, जैसा रो नंबर 1 का जो नंबर्स है वो A1 प्लस X1 के फॉर्म में लिखा है, B1 प्लस Y1 के फॉर्म में लिखा है, C1 प्लस Z1 के फॉर्म में लिखा है, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं, A1 को पहले रो में रखो, पहले डिटरमिनेंट में रखो, और X1 को दूसरे डिटरमिनेंट में रखो, B1 को पहले डिटरमिनेंट में रखो और Y1 को दूसरे डिटरमिनेंट में रखो, और C1 को पहले डिटरमिनेंट में रखो, Z1 को दूसरे डिटरमिनेंट में रखो। इस तरह से A1 B1 C1 पहले डिटरमिनेंट में प्लस X1 Y1 Z1 दूसरे डिटरमिनेंट। तो ये प्रॉपर्टी भी बहुत यूज़ होंगी कि कोई रो, किसी एक रो में नंबर्स अगर एडिशन में लिखे हैं तो आप उसके दो डिटरमिनेंट कर सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए इस तरह से। उसमें से जो पहला वैल्यू है वो पहले डिटरमिनेंट में लगा तो बाकी ये दोनों में कॉमन रहेंगे, और दूसरी वैल्यू जो है वो एडिशन में जो दूसरी वैल्यू थी वो दूसरे डिटरमिनेंट में लगा दो। ठीक है, तो ये आसान है। इसका एग्जाम्पल अगर नहीं भी दिए तो भी आपको ये समझ में आएंगी। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 6 है, इफ़ अ रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट एंड एडेड टू अनदर रो और कॉलम देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटरमिनेंट सेम एज द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटरमिनेंट। ठीक है, तो किसी रो या फिर कॉलम, ठीक है, को कोई नंबर से अगर आप मल्टीपल करते हैं और उसको जो है किसी और रो के अंदर या फिर कॉलम के अंदर ऐड करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा डिटरमिनेंट का, उसका आंसर सेम रहेगा जैसा ओरिजिनल डिटरमिनेंट का आंसर था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो ऑपरेशन है, मतलब कोई रो है R1 RI, और RI को आप इस तरह से चेंज कर रहे हैं कि RJ के अंदर K से मल्टीपल किए और RI में उसको ऐड कर दिए, तो RI जो है वो ये फॉर्मूले से चेंज हो जाएगा। लेकिन ये चेंज होने के बाद इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसका एग्जांपल मैं बताऊंगा, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो रो को आप चेंज कर रहे हैं उस रो को मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। जैसा मैं यहाँ पे RI को चेंज कर रहा हूँ तो RI में कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, RI का कोफिशिएंट 1 रहेगा, प्लस जिस रो में आप एडिशन कर रहे हैं उस रो को आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो RI को मेरे को चेंज करना है तो RI को एज इट इज रखा मैंने, और RJ में ऐड करना है तो RJ को मैं कोई भी नंबर से, किसी भी नंबर से मल्टीपल कर सकता हूँ, तो जो नया डिटरमिनेंट बनेगा उसका आंसर सेम रहेगा जैसा ओरिजिनल डिटरमिनेंट का था। इस प्रॉपर्टी से एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, यूजिंग अबव प्रॉपर्टी वी कैन से दैट एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी टू रोज या फिर टू कॉलम डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। मतलब किसी भी दो रो का आप एडिशन करते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं डिटरमिनेंट में, तो उसका जो डिटरमिनेंट की वैल्यू रहेंगी वो सेम रहेंगी जैसे ओरिजिनल डिटरमिनेंट की थी। ये प्रॉपर्टी भी आपको बहुत यूज़ करना है। आपको बहुत बार जो है वो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए दो रो को ऐड करना पड़ेगा, दो रो को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इस प्रॉपर्टी से जो है वो नया डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो ओरिजिनल डिटरमिनेंट की वैल्यू से सेम रहेंगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा। मतलब आप किसी भी दो डिटरमिनेंट को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते, किसी भी दो रो को डिटरमिनेंट के ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये डिटरमिनेंट हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, इसका आंसर 32 है। इसमें क्या करते हैं कि रो नंबर 2 को मैं चेंज कर रहा हूँ, और रो नंबर 2 को कैसे चेंज कर रहा हूँ, रो नंबर 2 के अंदर जो है वो R1 को 3 से मल्टीपल देके उसको ऐड कर दे रहा हूँ। तो नया जो डिटरमिनेंट आया वो किस तरह से आएगा, नए डिटरमिनेंट में देखो क्या बनेगी, रो नंबर 2 क्या बनेगी, रो नंबर 2 आपकी बनेगी ये R2 है, R2 यहाँ पे देखो 1 है, तो ये R2 यहाँ पे 1 है, और यहाँ जो R2 1 है इससे करस्पॉन्डिंग में R1 कितना है 3 है, तो आगे लगा है प्लस और ये 3, और यहाँ पे जो है वो R1 भी कितना है 3 है, तो ये आंसर कितना हो गया 3 × 3 9, 9 + 1 10, तो R2 जो बना आपका वो 10 बना। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे R2 1 है
और उसके बाद में जो है वो प्लस है, उसके बाद ये फॉर्मूले में 3 है और ये R1, यहाँ पे इससे करस्पॉन्डिंग R1 में कितना है -4 है। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका नया R2 है वो क्या है, ये 1 और ये 3 इंटू -4 कितना हो जाएगा -12। 1 इंटू -12 कितना होगा -11 होगा। अभी थर्ड नंबर यहाँ पे जो है R2 कितना है, यहाँ पे R2 की वैल्यू है -1 और आगे फॉर्मूले में क्या है प्लस और उसके बाद है 3 और इससे करस्पॉन्डिंग R1 कितना है 5 है। तो देखो कितना हुआ ये, सॉरी ये R2 यहाँ पे कितना है -2 है, यहाँ पे R2 -2 है, ये R2 की वैल्यू -2 है। तो 15 -2 कितना हुआ 13 हुआ। अब ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो ये डिटरमिनेंट को जब सॉल्व करेंगे, जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वापस आपका 32 आएगा। मतलब ये है कि किसी दो रो को अगर आप ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और नई वाली रो के अंदर अगर आप कोई नंबर से मल्टीपल भी करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो सेम आएगी। तो इस प्रॉपर्टी को आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि डिटरमिनेंट की दो रो को आप ऐड कर सकते हैं, ऐड करने पर उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। कॉलम को भी ऐड कर सकते हैं, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 थी। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 7 है जिसको ट्राइंगल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ डिटरमिनेंट अबव और बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल इज जीरो, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट। किसी भी डिटरमिनेंट के डायगोनल एलिमेंट के नीचे या ऊपर वाले एलिमेंट अगर जीरो है तो उसका जो डिटरमिनेंट होगा वो डायगोनल एलिमेंट के जो नंबर्स है उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। फॉर एग्जांपल ये आपका है डायगोनल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले ये वाले जो एलिमेंट है वो ज़ीरो है पूरे, या फिर नीचे वाले भी अगर ज़ीरो रहेंगे तो भी चलेगा, ये नीचे वाले भी ज़ीरो है। तो ये दोनों डिटरमिनेंट का आंसर क्या है, इनके जो डायगोनल एलिमेंट है उनका मल्टीप्लिकेशन है A1 इंटू B2 इंटू C3। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 7 बिल्कुल आसान थी। अब इन्हीं प्रॉपर्टी के ऊपर हम जो है वो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, कैसे जो है वो बड़े बड़े डिटर्मिनेंट जो है आप प्रॉपर्टी की हेल्प से जो है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, इवेलुएट डिटर्मिनेंट 101, 202, 303, 506, 606, 707, 123। अब ये डिटरमिनेंट को अगर आप मैनुअली कैलकुलेट करने जाएंगे, जैसा प्रोसेस है उस प्रोसेस से अगर कैलकुलेट करने जाएंगे तो आपको बहुत नंबर की मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाला है। और ऐसे क्वेश्चन जो है वो JEE में भी आते हैं, JEE के अंदर। तो आपको ये प्रॉपर्टी प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है अगर आप JEE का प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो। ठीक है, तो देखो ये इस डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यहाँ पे जो रो है वो 1 2 3 है और यहाँ पे 101 को आप ऐसे लिख सकते हैं 100 + 1, ठीक है। और 200 को कैसे लिख सकते हैं 200 + 2, और 300 को जो है वो 300 + 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि 1 जो है वो 1 2 2 3 3, ये जो दो रो है वो आइडेंटिकल हो जाएंगी। और साथ ही साथ जो है वो 100 200 300 रो में से जो है वो 100 को आप कॉमन भी ले सकते हैं, ये भी प्रॉपर्टी है। तो मैंने क्या किया, पहले ये जो है पहली वाली रो का जो नंबर्स है 100 + 1, 200 + 2, 300 + 3, तो इसको दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दिया। 100 200 300 ये पहले डिटरमिनेंट में आ जाएगा और बाद वाला जो है 1 2 3 ये दूसरे डिटरमिनेंट में आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी जस्ट अभी हमने जो है वो पढ़े है कि किसी भी रो के नंबर्स अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लिखे तो आप उसके दो डिटरमिनेंट कर सकते हैं। दो डिटरमिनेंट इस तरह से करेंगे, इसको दो अलग अलग डिटरमिनेंट में रखेंगे। पहले वाले ये जो पहले वाले एलिमेंट दिख रहे हैं 100 200 300 ये पहले डिटरमिनेंट में आ जाएंगे, प्लस करके जो अगला डिटरमिनेंट रहेगा उसके अंदर ये वैल्यू डालेंगे 1 2 3, और ये नीचे की सेकंड रो थर्ड रो जो है वो दोनों में कॉमन रहेंगे। अब ये डिटरमिनेंट में अगर ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो ये डिटरमिनेंट में 1 2 3 1 2 3 दो रो आइडेंटिकल हो गए। तो दो रो अगर आइडेंटिकल होते हैं या फिर दो कॉलम अगर आइडेंटिकल होते हैं तो उसका डिटरमिनेंट कितना होता है 0 होता है। तो इसका डिटरमिनेंट हो गया 0। और किसी भी डिटरमिनेंट की रो से, एक रो से आप अगर नंबर कॉमन है तो आप कॉमन ले सकते हैं, ये भी प्रॉपर्टी है। जैसा यहाँ पे रो नंबर 1 के अंदर जो है वो 100 इसमें भी है, 100 इसमें भी है, 100 इसमें भी है, तो 100 यहाँ से जो है वो आप कॉमन ले सकते हैं। तो मैं दो प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, इसकी दोनों रो जो है वो आइडेंटिकल हो गई, इसलिए मैंने इसको आंसर 0 दे दिया, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। और पहली रो के अंदर यहाँ पे 100 कॉमन है, इसलिए इसको यहाँ से 100 को मैं कॉमन ले रहा हूँ। तो 100 को कॉमन लिया है तो ऊपर 1 2 3 हो गया, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई।
अब ये डिटरमिनेंट के अंदर फिर से दो रो जो है वो आइडेंटिकल हो गए, दो रो आइडेंटिकल हो गए, मतलब इसका भी वैल्यू कितना है, 0 है। तो 100 इंटू 0, 0 आंसर। तो देखो इस तरह से जो है प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा जो है वो कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर ये डिटरमिनेंट देखेंगे आप तो बहुत ही भारी भरकम डिटरमिनेंट दिख रहा है, और मैनुअली अगर कैलकुलेट करने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी की हेल्प से इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। अब ये चीज़ ऑब्जर्व करना है आपको कि देखो नंबर जो है वो सीक्वेंस से लगे हैं, 312, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये दोनों में अगर डिफरेंस देखेंगे, दो रो के अंदर जो डिफरेंस दिखेंगे आपको, 12, 15 मतलब 3 का डिफरेंस है सभी के अंदर, 13, 16, 14, 17, 3 का डिफरेंस है। तो ये रो जो है वो आइडेंटिकल हो सकती है। और ये पहली रो और थर्ड रो के अंदर डिफरेंस अगर देखेंगे तो 6 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, फर्स्ट रो और थर्ड रो के अंदर 6 का डिफरेंस है, तो ये भी जो है वो आइडेंटिकल हो सकती है। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़े थे, प्रॉपर्टी नंबर 6, कोई भी दो रो को अगर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ओरिजिनल वैल्यू की, ओरिजिनल डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है और जो नया डिटरमिनेंट की वैल्यू है उसकी वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब कोई भी दो रो को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि ये रो नंबर 2 को चेंज कर दिया हूँ। किस तरह से चेंज कर दिया हूँ, रो नंबर 2 को रो नंबर 1 से माइनस कर दिया हूँ। रो नंबर 3 को भी मैंने वैसे ही किया, रो नंबर 3 को रो नंबर 1 से माइनस कर दिया। तो मैंने क्या किया, रो 2 को चेंज किया हूँ, रो 2 माइनस रो 1, और रो 3 को चेंज किया, रो 3 माइनस रो 1। ऐसा करने से मेरे को क्या मिलेगा, अगर मैं रो नंबर 2 को रो नंबर 1 में से माइनस करूंगा तो सभी जगह जो है वो 3 आंसर आएगा, क्योंकि इसका डिफरेंस क्लियर दिख रहा है, 3 है। और 1 और थर्ड रो का जो डिफरेंस दिख रहा है वो क्लियरली 6 है। तो आंसर मेरे पास कितना आएगा, 6 आएगा, राइट है। तो दो रो आइडेंटिकल आएंगी तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है। तो रो नंबर 2 को रो नंबर 1 में से माइनस करें तो आंसर बना आपके पास 3 रो नंबर 3 को रो नंबर 1 में से माइनस करें तो आंसर बना आपके पास 6। अब ये रो नंबर 2 के अंदर 3 कॉमन है, किसी एक रो के अंदर कोई नंबर कॉमन है तो प्रॉपर्टी की हेल्प से आप उसको कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ 6 कॉमन है, तो रो नंबर 2 में से 3 को कॉमन ले रहे हैं, रो नंबर 3 में से 6 को कॉमन ले रहे हैं। तो ये 3 बाहर आ गया, ये 6 बाहर आ गया। यहाँ से जब 3 को कॉमन लिए तो यहाँ से बचा 1 1 1। यहाँ से क्या बचा, यहाँ से 6 को कॉमन लिए तो यहाँ से बचा 1 1 1, राइट है। तो दो रो आइडेंटिकल हो गई, मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 0। तो 18 इंटू 0 आंसर कितना, 0। तो देखो अब ऐसा अगर मैनुअली कैलकुलेट करते तो बहुत समय लगता, लेकिन अगर आप ये 7 प्रॉपर्टी को प्रिपेयर कर ले, अगर आप इसके एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर ले, तो खुद ब खुद आपको जो है वो देखेगा कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, 1 1 1 ABC B प्लस C प्लस A प्लस B। तो ये डिटरमिनेंट को भी अगर आप मैनुअली कैलकुलेट करेंगे तो इसको बहुत समय लगेगा कैलकुलेट करने के लिए, और अगर प्रॉपर्टी से सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत आसानी से ये कैसा हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो देखो इसको प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, C3 को, कॉलम नंबर C3 को C3 और C3 को चेंज करते हैं, C3 को C2 में ऐड कर देते हैं। एडिशन करने से क्या होगा, अगर मैं C2 और C3 का एडिशन कर दूंगा तो A प्लस बी प्लस सी, देखो A प्लस बी प्लस सी है ना, और यहाँ से C2 को C3 में ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा B प्लस सी प्लस ए, मतलब नंबर सेम हो गए और ये नंबर सेम हो गए। इसको ऐड करें तो तीनों जगह क्या आ गया, A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी को एक कॉलम में कॉमन आ गए तो कॉमन ले सकते, और यहाँ 1 1 1 1 है तो उससे कैसा हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। तो देखो मैंने C3 को चेंज किया हूँ और इस तरह से चेंज किया हूँ कि C3 में C2 को ऐड कर दिया हूँ। C3 में C2 को ऐड करा तो यहाँ पे आंसर आया A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे आंसर आया B प्लस सी प्लस ए, राइट है, और यहाँ पे आंसर आया C प्लस ए प्लस बी। अब ये A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कॉलम नंबर 3 के अंदर कॉमन है, तो किसी एक कॉलम से या फिर किसी एक रो से जो है वो डिटरमिनेंट की मैं कॉमन ले सकता हूँ, प्रॉपर्टी है। तो A प्लस बी प्लस सी को मैंने यहाँ से क्या किया, कॉमन ले लिया कॉलम नंबर 3 से। कॉलम नंबर 3 से A प्लस बी प्लस सी को कॉमन लिए तो यहाँ से 1 1 1 बचा, और ये दो कॉलम जो है वो कैसे आ गए, आइडेंटिकल आ गए, इसलिए इसका आंसर कैसा है, डिटरमिनेंट का 0 0 इंटू समथिंग, पूरा आंसर 0 हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। अब ये इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना है। मैनुअली कैलकुलेट करने जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक लगाना है कि यहाँ पे जो है वो 7 8 9 है और ये 65 है। पहली रो, थर्ड कॉलम और फर्स्ट कॉलम को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों का डिफरेंस अगर देखेंगे तो देखो 65 माइनस 2 कितना होता है, 63 होता है ना। और 75 माइनस 3 कितना होता है, 72 होता है। और उसके बाद 86 माइनस 5 कितना होता है, 81 होता है। अब ये तीनों में अगर कॉमन देखेंगे तो 9 कॉमन है। यहाँ से 9, यहाँ से 9, यहाँ से 9 अगर आप कॉमन लेंगे, यहाँ से 9 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास 7। यहाँ से 9 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 8। यहाँ से 9 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा आपके पास 9। 7 8 9, 7 8 9 कॉलम नंबर 2 है। ठीक है, तो वो आइडेंटिकल हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, C3 को चेंज कर दिया। C3 को ऐसे चेंज किया हूँ कि C3 में से C1 को माइनस कर दिया। किसी भी दो कॉलम या किसी भी दो रो को आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 में पढ़ी है। तो कॉलम नंबर 3 को मैं चेंज कर रहा हूँ, इस तरह से चेंज कर रहा हूँ कि C3 को C1 में से माइनस कर रहा हूँ। तो जब मैंने माइनस किया तो 65 माइनस 2 63, 75 माइनस 3 72, 86 माइनस 5 81। और ये कॉलम नंबर जो 3 दिख रहा है इसमें 9 कॉमन है। किसी भी एक कॉलम या किसी भी एक रो से आप कॉमन ले सकते हैं, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। ठीक है, तो यूजिंग प्रॉपर्टी वी कैन टेक कॉमन 9 फ्रॉम C3। जब C3 में से 9 को कॉमन लिए तो क्या बना, यहाँ से 9 कॉमन लिए तो 7 बचा, यहाँ से 9 को कॉमन लिए तो 8 बचा, यहाँ से 9 को कॉमन लिए तो 9 बचा। दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए, मतलब ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई। तो 9 इंटू 0 आंसर 0 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर ऑब्जर्व करेंगे तो देखो यहाँ पे रो नंबर 3 के अंदर जो है एक्स एक्स कॉमन है और एक्स एक्स के साथ जो है वो 3 भी कॉमन है। तो जब आप 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा और यहाँ से 4 बचेगा। और ये रो नंबर 1 है। रो नंबर 3, रो नंबर 1 जो है वो आइडेंटिकल हो गए, इसलिए इसका आंसर कैसा 0 है। तो ये क्वेश्चन आपने ट्राई करना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट, ये डिटरमिनेंट को ये डिटरमिनेंट से आपको प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते और राइट हैंड साइड शो करते। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 1 1 ABC BC CA AB, ये आपका डिटरमिनेंट है। अब देखो जिस इस टाइप का एग्जांपल मैं पहले भी सॉल्व किया हूँ कि कॉलम नंबर 3 में जो है वो सारे जो नंबर्स है वो आइडेंटिकल कर देते हैं। तो यहाँ पे भी ये करेंगे। तो देखो कॉलम नंबर मतलब ये वाला जो है ये रो नंबर 1 है ना। रो नंबर 1 यहाँ पे मेरे को मल्टीपल करना है A से, तो यहाँ पे आ जाएगा ABC। यहाँ से मल्टीपल देना है B से, तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ABC हो जाएगा। और इसको C से मल्टीपल करना है तो ये हो जाएगा ABC। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, कॉमन नहीं ले रहे, अपनी तरफ से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो जब अपनी तरफ से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो किसी भी एक रो को अगर मल्टीपल करेंगे तो उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू में फ़र्क आएगा। राइट है, ओरिजिनल वैल्यू की डिटरमिनेंट, ओरिजिनल डिटरमिनेंट अगर आपके पास D है और आप उसके किसी एक रो के अंदर जो है आप A से मल्टीपल कर रहे हैं तो D डैश, नया जो डिटरमिनेंट अगर D डैश आ रहा है तो उसका जो डिटरमिनेंट की वैल्यू रहेंगी वो क्या रहेंगी, A इंटू D रहेंगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये A को आपको बैलेंस करना है। A अपनी तरफ से अगर आप इंसर्ट कर रहे हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी देना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रो नंबर 1 को A से मल्टीपल कर रहा हूँ तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में फ़र्क आएगा। राइट है, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर D होंगी तो नए वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू AD होंगी। ठीक है, दूसरी रो को मैं B से मल्टीपल कर रहा हूँ, तो रो को मल्टीपल कर रहा हूँ तो D डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है अगर D होंगी, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर D होंगी तो नए वाला जो डिटरमिनेंट आएगा उसकी जो वैल्यू रहेगी वो BD रहेंगी। तो ये A को कैंसिल करना है, ये B को कैंसिल करना है। उसी तरह से मैं रो नंबर 3 को C से मल्टीपल कर रहा हूँ, तो अगर ये डिटरमिनेंट की वैल्यू D होंगी तो जो नया डिटरमिनेंट बन रहा है तो उसकी वैल्यू क्या रहेंगी, CD रहेंगी। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़े हैं। राइट है, तो ये A को B को C को कैंसिल करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, बाहर A से B से C से डिवाइड भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये ऑपरेट कर रहा हूँ, रो नंबर 1 को A से मल्टीपल कर रहा हूँ मेरी तरफ से, रो नंबर 2 को B से मल्टीपल कर रहा हूँ
और रो नंबर 3 को सी से मल्टीपल कर रहा हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया, ये बाहर जो है वो ए से डिवाइड, बी से डिवाइड, सी से डिवाइड भी किया। तो रो नंबर 1 को जब ए से मल्टीपल किए तो यहाँ ए आया, यहाँ पे ए मल्टीपल ए स्क्वायर हो गया और यहाँ पे ए बी सी हो गया। उसी तरह से रो नंबर 2 को बी से मल्टीपल किए, रो नंबर 3 को सी से मल्टीपल ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या मिला, कॉलम नंबर 3 के अंदर ए बी सी ए बी सी ए बी सी कॉमन है, तो कॉलम नंबर 3 से आप ए बी सी को कॉमन ले सकते हैं। तो यूजिंग प्रॉपर्टी वी कैन टेक कॉमन ए बी सी फ्रॉम C3। तो ये बाहर जो है वो ए मल्टीपल बी मल्टीपल सी, ये ए बी सी हो गया, और ये वाला जो ए बी सी है मैंने कॉलम नंबर 3 से कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या आया 1 1 1, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये ए बी सी से ये ए बी सी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर के अंदर क्या है आपके पास, ये जो 1 1 1 है, ये 1 1 पहली पोजीशन पे आना चाहिए, और ये ए बी सी यहाँ पे आना चाहिए, और ये यहाँ पे आना चाहिए। तो आपको चेंजेस करना पड़ेगा, तो 1 बाय 1 चेंज करते पहले क्या करते, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को ये कॉलम नंबर 3 पे लेके आते। तो क्या करेंगे, कॉलम नंबर C2 और C3 को आपस में इंटरचेंज करेंगे। कॉलम नंबर C2 और C3 को जब आपस में इंटरचेंज कर रहे, तो प्रॉपर्टी हमने पढ़े थे, प्रॉपर्टी नंबर 2, कि कोई भी दो कॉलम को या फिर कोई भी दो रो को अगर आप आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट की जो साइन है वो चेंज हो जाती है। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू में प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये कॉलम नंबर C2 को C3 से आपस में इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएंगी, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो C2 को C3 से इंटरचेंज की तो क्या मिला, ये C2 और C3 आपस में इंटरचेंज हो गए यहाँ पे, और ये डिटरमिनेंट की वैल्यू में साइन का चेंज हो गया, प्लस का माइनस आ गया। अब इसको जो है वो फर्स्ट नंबर पे लेना है तो फिर से आपको C1 और C2 को इंटरचेंज करना है। तो C1 C2 को इंटरचेंज करेंगे तो फिर से आपका साइन जो है चेंज हो जाएगा, एक और माइनस आएगा, ये माइनस पहले का है और ये अभी इंटरचेंज किया उसका है। तो C1 और C2 जो है वो इंटरचेंज हो गए, ये माइनस माइनस मिलके क्या हुआ, प्लस हो गया। और यही आपका क्या है, राइट हैंड साइड है, ये आपको शो करना था, ठीक है। ये राइट हैंड साइड की वैल्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। प्रूव दैट a प्लस बी ए बी, ए प्लस सी सी बी सी बी प्लस सी इज इक्वल टू 4abc। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड शो करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट है, अब ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। लेकिन अगर मैनुअली सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो बहुत जल्दी इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ से जो है वो आइडेंटिकल रो तो नहीं हो सकती, लेकिन आप ज़ीरो कर सकते हैं। यहाँ पे a प्लस बी है, ये दोनों को अगर ऐड करेंगे और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये पोजीशन पे मुझे ज़ीरो करना है, बहुत आसानी से मैं ज़ीरो ला सकता हूँ। तो R1 को चेंज कर दे रहा हूँ। तो R1 को कैसे चेंज कर रहा हूँ, R1 को मैं ऐसे चेंज कर रहा हूँ कि R1, ठीक है, और बीच में माइनस, और फिर बाद में ये दोनों का एडिशन कर देंगे। तो ये a प्लस बी है, तो ये a प्लस बी में से a प्लस बी को माइनस करेंगे तो ज़ीरो आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों का एडिशन करना है, मतलब ये रो नंबर 2 है और ये रो नंबर 3 है। तो आप क्या करें यहाँ पे, R1 माइनस और ये दोनों का एडिशन, मतलब R2 प्लस R3 का एडिशन। तो फर्स्ट पोजीशन पे कैसा आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। किसी भी 2 या 3 रो का आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 में पढ़े हैं। तो मुझे a प्लस बी की पोजीशन पे ज़ीरो लाने के लिए मैंने ये फार्मूला अप्लाई किया हूँ कि R1 और ये दोनों का ऐड करके उसमें से मैंने माइनस कर दिया हूँ। तो क्या मिलेगा, तो देखो ये R1 a प्लस बी और ये माइनस a प्लस बी, ये ज़ीरो हो गया, राइट है। और यहाँ पे कितना आंसर आएगा, ये R1 है यहाँ पे a, राइट है, माइनस ब्रैकेट के अंदर, और है R2 कितना है, R2 है a प्लस सी, राइट है, और आगे है प्लस R3 है C प्लस C। तो कितना आंसर हो गया, ये आंसर हो गया आपके पास। माइनस साइन जब अंदर इंटर करेंगे तो a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास ये C प्लस सी 2C और माइनस 2C, तो यहाँ पे माइनस 2C आना चाहिए। थोड़ा सा चेंज कर देना, यहाँ पे माइनस 2C आएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा, ये थर्ड पोजीशन पे R1 जो है वो B है, उसके बाद माइनस है R2 C है, प्लस R3 जो है वो B प्लस C है, ठीक है। तो ये B और ये माइनस साइन इंडेट करके तो B से B क्या हो जाएगा, कैंसल, C प्लस C कितना हो जाएगा 2C,
और ये माइनस, तो यहाँ पे -2c आएगा। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट बहुत आसानी से जो है वो यहाँ पे भी आप ज़ीरो कर सकते हैं। यहाँ -2c है या -2c है, तो ये वाली रो को ये वाली रो में से क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे भी ज़ीरो कर सकते हैं और यहाँ पे भी कैसे कर सकते हैं, ज़ीरो कर सकते हैं। दोनों पोजीशन पे ज़ीरो ला सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कॉलम नंबर 2 को चेंज किया। वो कॉलम नंबर 2 को चेंज किया वो किस तरह से, कॉलम नंबर 2 माइनस और ये 1 और 2 का एडिशन। ठीक है, 1 और 2 का एडिशन कर दिए, तो क्या बना आपके पास, C2 माइनस C1 प्लस C3। ये दोनों का ऐड करेंगे तो -2c प्लस 0 -2c, और -2c में से -2c को माइनस करेंगे तो आंसर कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो कॉलम नंबर C2 मतलब 2 चेंज हो रहा है, तो 2 के अंदर क्या नंबर आएंगे वो देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर दोनों का एडिशन करें और इसमें से माइनस करें तो 0 हो जाएगा। तो कॉलम नंबर 2 का पहला पोजीशन 0। उसके बाद ये दोनों का एडिशन करें, A+C और A+C, ये C2 है, A+C, और ये दोनों का एडिशन करके उसमें से माइनस करें, मतलब ये C2 हो गया आपके पास। यहाँ पे C2 कितना है, C2 है आपके पास यहाँ पे A+C। ठीक है, माइनस इन ब्रैकेट C1 है यहाँ पे कितना, A, और प्लस, और C3 यहाँ पे C है, तो A+C और ये A+C 0, यानी सेकंड पोजीशन पे भी कैसा आंसर आ रहा है, 0 आ रहा है। थर्ड पोजीशन पे C2, थर्ड पोजीशन पे C2 C है माइनस। थर्ड पोजीशन पे C1, थर्ड पोजीशन पे C1 क्या है, B, और थर्ड पोजीशन पे C3 है B+C, B+C। ठीक है, माइनस साइन इसमें एंटर करेंगे तो ये सब माइनस हो जाएंगे, तो -C प्लस C क्या होगा, कैंसल, B प्लस B 2B -2B, तो यहाँ पे -2B आएगा। ठीक है, तो ये है आपका सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम में 0 0 -2B, तो 0 0 यहाँ पे -2B और ये भी माइनस है। ठीक है, अब ये डिटरमिनेंट को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 हो गया, राइट है। तो डिटरमिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं वैसा सॉल्व कर लेंगे। तो देखो पहला आंसर 0, ये 0 और उसका मल्टीपल करके माइनर लेंगे, तो 0 × 0 तो 0 ही होगा। तो ये वाला नंबर प्लस, ये वाला नंबर माइनस, यहाँ पे -0, 0 मल्टीपल समथिंग 0 हो जाएगा, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो है वो यहाँ पे क्या लिए, प्लस और ये माइनस है, तो प्लस माइनस मिलके ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, इसको मैं ऐसे लगा देता हूँ, -2c इंटू माइनर। इसका माइनर क्या हो जाएगा, ये कॉलम को स्किप करे और ये रो को स्किप करे और ये कॉलम को स्किप करे, तो ये A0 B -2B, ये इसका माइनर हो गया। तो इसका मल्टीप्लिकेशन A इंटू -2B -2AB, और माइनस B इंटू 0 कितना हो गया, 0 हो गया। तो -2C इंटू -2AB, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 × 2 4, और ये कितना हो गया, ABC, और ये इसका राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से जो है वो सॉल्व करते हैं। प्रॉपर्टी आपको प्रिपेयर होना चाहिए, और प्रॉपर्टी प्रिपेयर करने के लिए आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करके देखना है। अगला एग्जाम्पल है, प्रूव दैट 1 log x to the base log y to the base x log z to the base x log x to the base y 1 log z to the base y log x to the base z log y to the base z 1 इज इक्वल टू 0। आपको इसको 0 शो करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड शो करेंगे। अब एक चीज़ अगर ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो रो नंबर 1 के अंदर जो बेस है लॉग का वो x है। ठीक है, ये देखो x है। रो नंबर 2 के अंदर अगर देखेंगे तो लॉग का जो बेस है वो y है, ये यहाँ पे भी y है, राइट है। और रो नंबर 3 के अंदर जो बेस है वो z है। रो नंबर 3 के अंदर जो लॉग का बेस है वो z है। तो मैं ये 1 1 को भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे जो है 1 की जगह लॉग लेके आता हूँ। एक फॉर्मूला है आपके पास, ये बेस और पॉजिटिव नंबर अगर सेम है तो उस लॉग का आंसर जो है वो 1 होता है। तो log x टू द बेस x इज इक्वल टू 1 होता है, ये रिजल्ट है आपके पास। तो पहली रो के अंदर सभी का बेस x है, तो पहली रो के अंदर ये 1 की जगह मैं log x टू द बेस x रख सकता हूँ, क्योंकि log x टू द बेस x की वैल्यू 1 होती है। दूसरी रो के अंदर यहाँ पे बेस y लाना है, तो ये 1 की जगह मैं log y टू द बेस y रख सकता हूँ।
और तीसरे रो के अंदर लॉग बेस जेड लाना है तो यहाँ पे लॉग जेड टू द बेस जेड रख सकता हूँ। तो मैंने ये चेंजेस किया हूँ ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। ठीक है, तो रो नंबर 1 के अंदर 1 के पोजीशन पे लॉग एक्स टू द बेस एक्स, रो नंबर 2 के अंदर लॉग वाई टू द बेस वाई, और रो नंबर 3 के अंदर लॉग जेड टू द बेस जेड। ये चेंज किए इस फॉर्मूले से, इस रिजल्ट से। अब जो है मुझे ये कैलकुलेशन करना है तो सबके बेस मेरे को सेम करना है। तो सबके बेस मैं सेम कर सकता हूँ। बेस सेम करने का भी रिजल्ट है अपने पास लॉग का। ये रिजल्ट है लॉग एक्स टू द बेस वाई इज इक्वल टू होता है लॉग एक्स टू द बेस ई डिवाइडेड बाय लॉग वाई टू द बेस ई। ये जो ऊपर वाला पॉजिटिव नंबर है ये ऊपर रहेगा, और ये जो नीचे बेस में y दिख रहा है ये डिवाइडेड बाय होके जो है वो यहाँ पे y हो जाएगा। तो log x टू द बेस y इज इक्वल टू आप इस तरह से लिख सकते हैं log x टू द बेस e डिवाइडेड बाय log y टू द बेस e। तो दोनों का बेस कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। देखो e इसका भी हो गया, इसका भी ये हो गया। तो ये सारे log को मैंने चेंज कर दिया, सबके बेस e कर दिया। log x टू द बेस x इसको लेके log x टू द बेस e डिवाइडेड बाय log x टू द बेस e। उसी तरह से इसको यहाँ पे एक्स वाई है तो यहाँ पे देखो एक्स वाई हो गया, यहाँ पे x और ये सॉरी वाई एक्स, यहाँ पे जेड एक्स है तो यहाँ पे ऊपर जेड और नीचे एक्स, राइट है। इसी तरह यहाँ पे भी करें। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो रो नंबर 1 के अंदर 1 अपॉन लॉग एक्स 1 अपॉन लॉग एक्स 1 अपॉन लॉग एक्स कॉमन है। रो नंबर 2 के अंदर 1 अपॉन लॉग वाई 1 अपॉन लॉग वाई 1 अपॉन लॉग वाई कॉमन है। रो नंबर 3 के अंदर 1 अपॉन लॉग जेड 1 अपॉन लॉग जेड 1 अपॉन लॉग जेड कॉमन है। तो ये सभी कॉमन लिए। रो नंबर 1 से 1 अपॉन लॉग एक्स कॉमन लिए, रो नंबर 2 से 1 अपॉन लॉग वाई कॉमन लिए, और रो नंबर 3 से लॉग जेड कॉमन लिए। तो यहाँ से जब 1 अपॉन लॉग एक्स कॉमन लिए तो यहाँ से क्या बचा, रो नंबर 1 के अंदर बचा लॉग एक्स, यहाँ से लॉग वाई, यहाँ से लॉग जेड, लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड। यहाँ से 1 अपॉन लॉग वाई को कॉमन लिए तो यहाँ से बचा आपके पास लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड, लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड। और थर्ड में भी लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड 1 अपॉन लॉग जेड कॉमन लेने पर तो ये तो पूरे के पूरे रो और पूरे के रो पूरे कॉलम आइडेंटिकल आ गए। तो किसी भी डिटरमिनेंट में अगर 2 रो या फिर 2 कॉलम आइडेंटिकल आते हैं तो उसका आंसर 0 होता है। तो इसका आंसर भी क्या है, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है। तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग पूरा 0, और ये आपका राइट हैंड साइड है, ये आपको शो करना। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए। अगला एग्जांपल, ये एग्जांपल आप शो कर सकते हैं, ये आपको शो करके देखना है। यहाँ पे देखो ये रो के अंदर x प्लस वाई में लिखा है, y प्लस जेड में लिखा है, z प्लस एक्स में लिखा है। तो पहले आप ये वाले कॉलम को ब्रेक कर देना, मतलब 2 डिटरमिनेंट में लिख देना, एक के अंदर x फिर प्लस दूसरे में y, इस तरह से। फिर इसको ब्रेक करना, फिर इसको ब्रेक करना, इस तरह से जो है इसका आंसर जो है वो ये बनेगा। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना है, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ब्रेक ही करना है सिर्फ। फिर अपने आप जो है इसके अंदर 2 कॉलम आइडेंटिकल बनेंगे तो कुछ डिटरमिनेंट इसमें 0 हो जाएंगे, और 2 इस टाइप के जो है वो डिटरमिनेंट बच जाएंगे। सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो ये मैं सॉल्व करके बताता हूँ। तो देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को अगर डायरेक्ट सॉल्व करने जाएंगे तो ये डिटरमिनेंट बहुत ही भारी भरकम डिटरमिनेंट है। इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। तो पहले प्रॉपर्टी से क्या करते हैं, इसको शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखो यहाँ से आप ये एक्स एक्स दिख रहे हैं तो ये रो नंबर 2 को चेंज कर दो, ये रो नंबर 2 को रो नंबर 1 में से माइनस कर दो, तो यहाँ से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से रो नंबर 3 को चेंज कर दो, रो नंबर 3 को रो नंबर 1 में से माइनस करो तो ये एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम ये 2 चेंजेस कर रहे हैं यहाँ पे, रो नंबर 2 को रो नंबर 1 में से माइनस कर रहे हैं, रो नंबर 3 को भी चेंज कर रहे हैं। रो नंबर 3 को कैसे चेंज कर रहे हैं, रो नंबर 3 को रो नंबर 1 में से माइनस कर रहे हैं। तो जब माइनस करेंगे रो नंबर 2 को रो नंबर 1 में से तो क्या बनेगा, ये x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4। तो ये रो नंबर 2 आपकी बनेगी, नए डिटरमिनेंट की ये रो नंबर 2 बनेगी। x से x कैंसिल हो जाएगा, -1 -6 कितना हो जाएगा, -7। ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। ठीक है, रो नंबर 3 को भी चेंज कर रहे हैं, रो नंबर 3 को रो नंबर 1 में से माइनस कर रहे हैं, तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, -1 -2 -3। ठीक है, और उसके बाद ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 -6 -4 बचेगा। उसके बाद ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 6 माइनस माइनस प्लस ये 7 हो जाएगा। तो आपकी ये रो नंबर 2 के अंदर 4 - 7 3 रहेगा, और रो नंबर 3 के अंदर -3 -4 7 रहेगा। तो ये आपका नया डिटरमिनेंट बन जाएगा 4 - 7 3 -3 -4 7। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जैसा डिटरमिनेंट आप सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, पहला ये नंबर लिए प्लस, दूसरा नंबर माइनस, और तीसरा नंबर प्लस।
तो पहला नंबर है x+2 और उसका माइनर, इसका माइनर क्या आएगा, इसका माइनर ये डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे दिख रहा है ये वाला डिटर्मिनेंट इसका माइनर है, ये रो को और ये कॉलम को स्किप करने के बाद ये बचा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर। -7 × 7 -49 और बीच में रहता है माइनस, और उसके बाद -4 से 3 को मल्टीपल दिए तो -12, तो ये माइनस माइनस +12 हो गया। ठीक है, दूसरा वाला लिए माइनस और ये x+6। ठीक है, इसका माइनर क्या आएगा, ये 4 - 3 और 7 तो इसको क्रॉस मल्टीपल कर देते। 4 × 7 28, बीच में माइनस रहता है, -3 × 3 9 -9 तो माइनस माइनस +9 हो गया है। उसके बाद प्लस थर्ड वाला लिए x-1 और इसका माइनर क्या आएगा, ये कॉलम ये रो को स्किप किए तो ये इसका माइनर है, ये है इसका माइनर। ठीक है, इस माइनर को सॉल्व कर लेंगे। 4 × -4 -16। ठीक है, और बीच में रहेगा माइनस, और ये -3 × -7 कितना हो जाएगा, -21, तो ये माइनस यहाँ पे मेंटेन रहेगा इक्वल टू 0। ठीक है, अभी ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। -49 + 12 -37, 28 + 9 37 और -16 - 21 37। तो सभी जगह 37 आया, 37 को कॉमन लेते और कैंसिल कर देते। ठीक है, 37 कॉमन गया और कैंसिल कर दिए, तो 37 यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ से -1 बचा, यहाँ से 1 बचा और यहाँ से -1 बचा। अब ये -1 से मैं इसमें मल्टीपल कर रहा हूँ, -1 से इसमें मल्टीपल करे तो ये दोनों माइनस हो गए, और ये माइनस साइन इस ब्रैकेट में मल्टीपल करे तो ये भी पूरे माइनस हो गए, और -1 से यहाँ मल्टीपल करेंगे तो ये -x हो जाएगा और ये +1 = 0। तो कितना आंसर आया आपके पास, ये -x 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 -3x -2 -6 +1 -7, देयरफॉर x = कितना आंसर बना, -7/3। तो इस तरह से जो है वो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं प्रॉपर्टी की हेल्प से। ठीक है, उसके बाद ये 3 क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करना है, प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। देखो यहाँ पे ये बहुत आसान है, डायगोनल्स के नीचे वाले सारे एलिमेंट जो है वो इसके अंदर 0 है। ठीक है, तो मतलब इसका जो आंसर है, इसका डिटरमिनेंट क्या है, इसका डिटरमिनेंट जो है वो डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन है। तो डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन मतलब इसका आंसर क्या आएगा, x-1 x-2 मल्टीपल और मल्टीपल x-3, ये इसका आंसर हो गया, = 0। राइट है, प्रॉपर्टी नंबर 7 है, डायगोनल्स के नीचे वाले सारे एलिमेंट अगर 0 है या फिर ऊपर वाले सारे एलिमेंट 0 है तो डिटरमिनेंट बोले तो क्या होता है, उसके डायगोनल्स के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो x = कितना आंसर आ गया, यहाँ पे x = आंसर आ गया 1 2 3। तो 2 स्टेप में इस क्वेश्चन का आंसर है। उसी तरह से ये भी सॉल्व कर सकते हैं, ये टेक्स्ट बुक में आपके सॉल्व भी है, टेक्स्ट बुक से भी आप इसको देख सकते हैं। और इसको वैसे सॉल्व करना है जैसा मैंने अभी प्रीवियस एग्जांपल सॉल्व किया हूँ, यहाँ से x को आप कैंसिल कर देना, रो नंबर 2 में से रो नंबर 3 में से, तो आपको x की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये वीडियो में बस इतना ही। इसकी प्रॉपर्टी हमने देखे, डिटरमिनेंट की 7 प्रॉपर्टी, और उसके ऊपर उस प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करते हैं वो भी हमने देखे, बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करके। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे क्रैमर्स रूल। इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।